पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो किडनी का जो फंक्शन है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीनल रीअब्जॉर्प्शन और रीनल सिक्रेशन है। रीअब्जॉर्प्शन में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रिएंट को और वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं, जबकि सिक्रेशन में हमारा पोटेशियम आयन, अमोनिया और एक्वस आयन, ठीक है ना। हमने एनसीईआरटी का ये फिगर दिखाया था। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है। हमने बताया था कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके तहत क्या किया जाता है, इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट को मेंटेन किया जाता है और उसका निर्माण भी इसी के जरिए किया जाता है, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कि ये काउंटर करंट मैकेनिज्म में ये दो उसका पार्ट है, दो कॉन्सेप्ट है उसमें। एक है काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन, दूसरा है काउंटर करंट एक्सचेंज। हमने बताया था कि काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन क्या है। हमने बताया था काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत 300 से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो ग्रेडियंट है उसका फॉर्मेशन किया जाता है ना। फिर हमने डिस्कस किया था एक्सचेंज क्या है। हमने बताया था काउंटर करंट एक्सचेंज एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हमारा डिसेंडिंग लिंब ऑफ आसाडिक्टा जो है वो इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करता है, 1200 तक उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, और जब वो असेंडिंग लिंब ऑफ आसाडिक्टा के तरफ के नाम से जब वो जाने लगता है की तरफ, तो फिर से वापस वो इलेक्ट्रोलाइट को दे देता है, ठीक है। तो एक तरफ से लिया, दूसरी तरफ जाते समय उसको फिर देते चला गया, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये हमारा ये काउंटर करंट एक्सचेंज का फिगर दिया हुआ है एनसीईआरटी में। देन हमने डिस्कस किया था यूरिया रिसाइक्लिंग। हमने बताया था यूरिया जो है ना, रिनल ट्यूबुल के कुछ पार्ट में जो है वो परमिएबिलिटी होती है उसकी, ठीक है। इस कारण से वो वहां से स्किप भी कर सकता है। हमने बताया था कि यूरिया जो हमारा है बाधा की जगह पे नहीं निकल पा रहा है, लेकिन जैसे ही वो आता है कहाँ पे, जब वो हमारे कलेक्टिंग डक्ट के एकदम नीचे वाले पोर्शन में आता है तो वहां से वो कुछ यूरिया भाग जाते हैं, इंटरस्टिशियल में चला जाता है, और जाने के बाद फिर से वो असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले है उसमें फिर से चला जाता है। और इस तरीके से ये एक साइकिल मेंटेन करता है। इस तरीके से देख रहे हो, ये साइकिल मेंटेन करता है, साइकिल यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है, मेडुला की तरफ यूरिया के कारण क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और ज्यादा होगा, ठीक है। हमने बताया था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दो कारण से हो रहा है, NaCl के कारण से तो हो ही रहा है, यूरिया के भी कारण से हो रहा है। तो यूरिया के कारण से कैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, हम लोग इस फिगर में डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत टॉपिक अब है, आज तो हम लोग चैप्टर खत्म ही करेंगे। आज हम लोग बेसिक क्लास तक यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि यूरिन आखिरकार हमारे बॉडी से निकलता कैसे। देखो, हमारे बॉडी से यूरिन का निकलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उसको हम लोग मिक्ट्यूरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। मिक्ट्यूरेशन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। मिक्ट्यूरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सबसे पहले मैं हाईलाइट करता हूँ इसको। भाई साहब, ये मिक्ट्यूरेशन है क्या, हम लोग सीधे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए यूरिन को बाहर एलिमिनेट किया जाता है, हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाता है ना। तो चलो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। लेट मी डिफाइन इट, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन। यूरिन को हमारे बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रक्रिया है ना, उसी प्रक्रिया को हम लोग मिक्ट्यूरेशन के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है। और पता है तुमको, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पे इसको जाना चाहते हैं। चलो भाई, हम लोग डिस्कस करते हैं यूरिन जो हमारा है हमारे बॉडी में कैसे हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। बड़ा ही मजेदार ऐसा कॉन्सेप्ट है। मैं एक छोटा सा किडनी बनाता हूँ यहाँ पे, ये हमारा लेफ्ट साइड का किडनी है, हमारा राइट साइड का किडनी। यहाँ पे हमारे ये जो है यहाँ से हमारा निकला यूरेटर ना, यूरेटर कुछ इस तरह से यूरेटर निकला हमारा ना। और ये यूरेटर आगे जाकर क्या होने वाला है, ये यूरेटर जो हमारा आगे जाकर के एक थैली में करने वाला है, ठीक है। और ये जो थैली है, इस थैली में हमारा जो है यूरेटर से निकलने वाला जो चीज है वो सब जाकर के जमा होगा, और क्या होगा ना। और ये जो थैली है, इसके आगे वाला जो हमारा पार्ट होता है उसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। मैंने पहले लेबलिंग कर देता हूँ, एक मिनट मैं पहले लेबलिंग कर देता हूँ। किडनी हमारा ये रहा ना, दिस वन इज किडनी। दोनों किडनी से एक एक यूरेटर निकल रहा है, यूरिन को निकालने ले जाने वाली नली। और ये जो थैला है जिसमें यूरिन जमा होगा, दैट वन इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं।
ठीक है। और आगे जाकर जो यूरिनरी ब्लैडर जो है ना, उसके एकदम मतलब मुहाना जो होता है, उस मुहाना से जो पोर्शन लगा हुआ है ये वाला, तो इसको हम लोग नाम देते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, ठीक है। चलो इसमें हम आपको ये बता दें कि यूरेथ्रा से यूरिन हमारा आया, ठीक है, और वो यूरिन कहाँ पे जाकर के जमा हुआ, हम लोग समझ सकते हैं दैट वन यूरिन हैज स्टोर्ड इनटू दिस पार्ट। इस पोर्शन में हमारा यूरिन जो है आकर के जमा हुआ है ना। इसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जानते हैं, यूरिन वाला थैली जो है उसके नाम से जानेंगे ना। असल में होता क्या है कि ये हमारा जो सुसु है, हमारा जो यूरिन है, ये आकर के यहाँ पे जब जमा होगा ना, तो ये जो इसका दीवाल है, मैं तुमको बता दूं, इसका जो दीवाल है ना, असल में इसके दीवाल में जो है कुछ मसल्स हैं जो कि फैलने सिकुड़ने की क्षमता रखते हैं। यूरिन आकर के जमा हुआ, जनरली ये सिकुड़ा हुआ था, यूरिन आकर के जमा हुआ तो वो मसल जो है फैलना स्टार्ट हो जाएगा बैलून के जैसे। ये हमारा जो यहाँ पे बैलून लगा हुआ है यूरिनरी ब्लैडर वाला, वो फैल जाए, ठीक है। और जब ये फैल रहा होता है, यहाँ पे जो मसल्स तुमको हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, ये जो हमारा मसल्स है, नो डाउट ये हमारे मन के कंट्रोल में तो नहीं है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है एक्चुअली। तुमको अगर मान लो अभी तुम्हारे यहाँ पे यूरिन अगर मान लो जमा है, तुमको मैंने सुसु करना है, नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली कंट्रोल जो हमारा मसल्स होता है उसको लोग स्मूथ मसल बोलते हैं। ये जो हमारा है स्मूथ मसल, ठीक है। और स्मूथ मसल में भी इसका नाम दिया हुआ है डेट्रोसर मसल, इसको बोलते हैं। स्मूथ मसल जो हमारा है उसमें भी स्पेशल नाम है डेट्रोसर मसल के नाम से इसको लोग जानते हैं, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर का स्मूथ मसल का क्या नाम है, तो हो सकता है कि डेट्रोसर मसल, ठीक है। भाई साहब जितना यूरिन आना है जमा होना है होता रहेगा, लगभग में ये जो है मतलब कि एक फिक्स अमाउंट जो है उस अमाउंट तक यहाँ पे जमा होगा। उससे ज्यादा जमा होने होता है तो हमें पता चलने लगता है कि अरे यूरिन जमा हो गया, चलो हम सुसु करके आते हैं, ठीक है। तो कैसे पता चलता है हम लोगों को कि अब सुसु करना चाहिए? बड़ा ही अच्छा मैकेनिज्म है, तुमको बताते हैं। जैसे ही यूरिन यहाँ पे जमा हो जाएगा ना, होगा क्या, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में कुछ सेंसर रखा हुआ है, सेंसर है कुछ, सेंसर तो तुम जानते ही हो, गाड़ी में सेंसर लगा हुआ था, गाड़ी को तुम छूओगे तो वो बजने लगता है ना, पिप पिप आवाज करने लगता है। वैसे ही यहाँ पे इसके वॉल में है ना कुछ सेंसर लगे हुए हैं, सेंसरी सेल्स हैं, और ये सेंसरी सेल्स जो है स्ट्रेच तनाव को सेंस करते हैं। इस सेल को हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, ठीक है। यहाँ पे जो सेल लगे हुए हैं, इस सेल को हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, ठीक है। जैसे ही यूरिन बढ़ेगा, ये थैला बड़ा होगा, दीवार पे तनाव बढ़ेगा, और तनाव जैसे बढ़ेगा तो स्ट्रेस रिसेप्टर वहां पे बैठा हुआ है, उस स्ट्रेस रिसेप्टर को पता चलेगा भैया तनाव हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही इसको पता चलेगा, यहाँ से होगा क्या, कुछ न्यूरॉन जो है, कुछ न्यूरॉन जिसको हम लोग सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से कुछ इस तरीके से निकलेंगे बाहर चलेंगे, ठीक है। बहुत सारे होंगे, मैं एक दिखाता हूँ, ठीक है। और ये सेंसरी न्यूरॉन जाता कहाँ पे है, तो ध्यान देना, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में जाएगा। और तुम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब तो समझ लो बहुत अच्छे से, क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा ब्रेन हो गया ना, और उसके साथ लगा हुआ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीएनएस, मैं लिखता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन लेकर के कहाँ जाने वाला है, ये इंफॉर्मेशन जो हमारा है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में लेके जाएगा। और वहां पे जब लेके जाता है ना, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा सोचता है अरे भाई यूरिन वहां पे भर गया है, यूरिन को निकालना चाहिए, ठीक है। होगा क्या, वहां से कुछ स्पेशल न्यूरॉन उस मैसेज को लेके आएंगे कि भैया यूरिन निकालना चाहिए, ठीक है। और वो जो स्पेशल न्यूरॉन है कुछ इस तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ पे आकर खुलेगा, ये जो डेट्रोसर मसल जो है उस डेट्रोसर मसल के पास में आएगा, उसको बोलेगा तुम जल्दी से कॉन्स्ट्रिक्ट करो तो जल्दी से इसको निकालो, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से ये जो हमारा मोटर, ये जो हमारा न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन को हम लोग बोलेंगे मोटर न्यूरॉन, ठीक है। जो मैसेज लेकर के आया कि यूरिन को निकालना चाहिए उसको लोग मोटर न्यूरॉन बोलेंगे, और जो मैसेज लेके गया था कि भैया यहाँ पे यूरिन भर गया है, उसको लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, मैं लिख देता हूँ, ठीक है।
इसको हम लोग बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हमारा स्टेज रिसेप्टर से मैसेज गया सेंसरी न्यूरॉन के साथ, सेंसरी न्यूरॉन के पास, वहां से पहुंचा हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वहां पे प्रोसेसिंग हुआ, निर्णय लिया गया कि हमारा यूरिन बाहर निकालना है, मोटर न्यूरॉन के जरिए मैसेज भेज दिया गया है किसको, डेट्रोसल मसल। और जैसे ही डेट्रोसल मसल वैसे यहाँ पे सिकुड़ेगा, होगा क्या, प्रेशर क्रिएट होगा, जब प्रेशर क्रिएट होगा तो यूरिन बाहर निकलना चाहेगा ना। लेकिन लेकिन एक बात और है, तुमको बताते हो, होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग आगे देखें, ये यूरेथ्रा को देखेंगे ना, यूरिनरी ब्लैडर को बोल जाओ आगे बढ़ो, जहाँ यूरिन और बाहर निकल रहा है, उस यूरेथ्रा को अगर हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा यहाँ पे दो तो गेट लगा हुआ है जो रोक के रखता है यूरिन को। ठीक है, और कहीं पे भी रोक के रखने वाला जो होता है उसको हम लोग बायोलॉजिकली बोलते हैं स्पिंक्चर ना। दो तो स्पिंक्चर है, एक स्पिंक्चर यहाँ पे मैं बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, और दूसरा स्पिंक्चर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, ये जो स्पिंक्चर है, इस स्पिंक्चर की खासियत क्या होती है कि जनरली ये बंद होता है ताकि यूरिन बाहर में निकले नहीं। ठीक है, एक और खास बात, ये जो स्पिंक्चर है, पहला वाला जो स्पिंक्चर जो तुम देख रहे हो ना, ये जो स्पिंक्चर है स्मूथ मसल का बना हुआ होता है। ठीक है, पहला वाला जो हमारा जो इनर स्पिंक्चर जो हमारा अंदर की तरफ पहला वाला है, इनर स्पिंक्चर, मैं लिख देता हूँ इनर स्पिंक्चर। ठीक है, ये इनर स्पिंक्चर जो है स्मूथ मसल का बना हुआ होता है। मतलब क्या, इसको हम लोग अपने दिमाग से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जनरली यहाँ पे हमारा यूरिन भरा हुआ है। ठीक है, जब यूरिन भरा हुआ है और अब है क्या कि इसको निकलना है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारा मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आया है डेट्रोल मसल को, तो तुम जल्दी से बच्चों यूरिन को बाहर निकाल दो। यही मोटर न्यूरॉन जो है वो क्या करेगा, मैसेज लेकर के इस इनर स्पिंक्चर के पास में भी आएगा कि भैया तुम आराम से रिलैक्स कर जाओ। तो और ये रिलैक्स कर गया मतलब खुल गया तो यूरिन आगे की तरफ बढ़ेगा ना। लेकिन हाँ, यूरिन आगे की तरफ बढ़ेगा, और जैसे यूरिन आगे की तरफ बढ़ता है तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि सुसु हो जाएगा, जल्दी से कहीं पे बाथरूम खोजने तो गड़बड़ा जाएंगे ना। अब बाथरूम होना स्टार्ट करें, तो आप बताइए, आपको जब लगता है कि सुसु लग गया है, हमको यूरिनेशन करना चाहिए, तो क्या आप उसी समय यूरिन कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। होता क्या है कि आपके पास एक और स्पिंक्चर है ना, यहाँ पे एक इनर स्पिंक्चर है स्मूथ मसल का, उसको आप अपने दिमाग से कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, यूरिन भर गया तो कितना भी तुम सोच लो, ये वाला खुल ही जाएगा, खुल जाएगा तो यूरिन आगे जाएगा ही जाएगा। उसके बाद वाला जो स्पिंक्चर है उसको हम नाम देते हैं एक्सटर्नल स्पिंक्चर बोल सकते हैं, हाँ इसलिए बोला जा सकता है एक्सटर्नल। ठीक है, जो है ना स्केलेटल मसल का बना हुआ है, कुछ उसी तरह का मसल जैसा कि आपके बाजू का हाथ है, आपको हाथ हिलाना है तो अपने मसल को क्या करते हैं, सिकुड़ाते हैं, हाथ आपका हिल जाता है। आपको चलना है, पैर के मसल को आप सिकुड़ाते हैं, पैर का मसल आप चलना स्टार्ट करते हैं, दिमाग से कंट्रोल में आता है। तो एक्सटर्नल स्पिंक्चर जो है वो स्केलेटल मसल का है, आपके दिमाग के कंट्रोल में है। आप चाहेंगे तो उसको बंद करके रख सकते हैं, चाहेंगे तो आप उसको खोल के रख सकते हैं। तो जैसे ही आपका ये वाला इंटरनल स्पिंक्चर खोला, आपको पता चल जाता है कि भैया यूरिन निकल जा रहा है ना। आप एक्सटर्नल स्पिंक्चर को जोर से दबा के रखते हैं, ना ना अभी यूरिन नहीं निकलना है, तुम बैठे हुए क्लासरूम में, नहीं तो हम यहाँ पे अभी लोगों के बीच में बैठे हुए, यहाँ पे कैसे खोलते गड़बड़ा जाएगा, यूरिन बाहर निकलता है। आप खोलते हैं वॉशरूम ना, और वॉशरूम में क्या है, आराम से रिलैक्स से एक्सटर्नल स्पिंक्चर को खोल देते हैं, और खोल देते हैं तो क्या होता है, यूरिन आपका बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे यूरिन को बंद करके रखने के लिए दो स्पिंक्चर, इनर स्पिंक्चर और एक्सटर्नल स्पिंक्चर। इनर या इंटरनल स्पिंक्चर जो है वो स्केलेटल मसल का नहीं है, स्मूथ मसल का है। क्योंकि स्मूथ मसल का है इसी कारण से इसका कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये स्केलेटल मसल का बना हुआ है। हमारा इज्जत अगर कोई रखता है तो ये एक्सटर्नल स्पिंक्चर ही रखता है, अगर ये भी हमारा बात नहीं मानेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। एक तुमको कंडीशन बताते हैं, बच्चा को तो तुम जानते हो, बेबी, छोटा बच्चा जिसको अभी कुछ समझ में नहीं आता, उसको पता ही नहीं चलता कि अरे हम अभी पेशाब कर देंगे तो हमारा इंसल्ट हो जाएगा। उसको, उस बच्चे को, एकदम नन्हा सा बच्चा है बेचारा, अभी अभी जन्म ही लिया है, ठीक है, खेलता कूदता है, उसको पता ही नहीं रहता कि भैया अगर हम यहाँ पे यूरिन कर देंगे ना तो सब हमको हंसेगा या सब हमको डांटेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता ना। तो बच्चा को तो तुम देखते हो, उसको जब यूरिन लगेगा ना तो वो यूरिन कर देता है, वो सुसु कर देता है, पूरा कपड़ा तुम्हारा भिगा देता है ना। क्यों?
क्योंकि उसके उसके यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा हुआ, ठीक है, जमा हुआ तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारा एक मैसेज आया मोटर न्यूरॉन के जरिए यहाँ पे इनर स्फिंक्टर को कि खुल जाओ, खुल गया। बच्चा अगर होशियार रहता और इज्जत की अगर बात करते तो एक वो क्या करता, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के जरिए उसको रोक के रखता, नहीं नहीं अभी नहीं करना है, मम्मी आएगी तब करेंगे, चचा के कपड़ा पे नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, बच्चा को तो पता ही नहीं कि चचा कौन है मम्मी कौन है, आराम से कोई दिमाग नहीं लगाता, वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे जोर ही नहीं देता, छोड़ देता है उसे। जनरली स्फिंक्टर जो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर खुला हुआ है, यूरिन बाहर निकल गया ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी जो होती है, छोटी बेबी जो होती है, वो कहीं पे भी यूरिनेट कर देती है, उससे पीछे रीजन ये है कि उसको समझ नहीं होता है कि स्केलेटल मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, दिमाग से काम नहीं लेता, वो ऑटोमेटिकली जो हो रहा है वो हो रहा है ना। तो ये प्रोसेस जो है इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचरेशन, ठीक है। मिक्सचरेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन है। क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में हमारा जो है स्ट्रेस रिसेप्टर है, जो कि सेंसरी न्यूरॉन के जरिए मैसेज लेके जाता है कि यूरिन बढ़ गया है, वहां से प्रोसेसिंग होने के बाद मोटर न्यूरॉन के जरिए मैसेज आता है, दो जगह पे जाएगा, पहला यूरिनरी ब्लैडर के डेट्रोसल मसल पे जाएगा कि भैया सिगड़ो यूरिन को बाहर धक्का मार के निकालो, और दूसरा जो है वो इनर स्फिंक्टर के पास जाएगा कि भैया तुम खुल जाओ, जाने दो, ठीक है। अगर हम लोग एडल्ट हैं तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर के जरिए कुछ देर तक रोक के रखते हैं, हमेशा के लिए तो नहीं रोक के रख सकते, लेकिन कुछ देर के लिए रोक के रख सकते हैं, ठीक है। रोक के रख रहे हैं हम लोग, वॉशरूम मिला, खोल दिए, यूरिन निकल गया। बच्चा में उतना दिमाग नहीं है, बच्चा एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे काम ही नहीं करता है, उसको बंद करने का कोई जरूरत ही नहीं है, नहीं बंद करता है, इसी कारण से कहीं पे भी यूरिनेट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा है मिक्सचरेशन, हमारा टॉपिक था यूरिन कैसे बनता है, क्या आखिरकार होता है, ठीक है। नो डाउट यूरिन जो हमारा है एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि किडनी के द्वारा बनाया जाता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन के जरिए, ठीक है। अगर यूरिन के बारे में हम लोग बात करेंगे पूरे दिन में हम लोग कितना बनाते हैं, तो हम लोग लगभग में 1 से 1.5 लीटर यूरिन एक दिन में हमारा दोनों किडनी मिलकर बनाता है, 1 से 1.5 लीटर, उससे ज्यादा जनरली नहीं ना। तुमको तो पता ही है, याद है ना, हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो फिल्ट्रेट था, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान देना, ये हम जो देख रहे थे यहाँ पे, तो हम लोग को याद है कि हमारा जो ये जो सिक्रेशन है, इसमें हमारा H+ आयन डाला जा रहा था, K+ आयन डाला जा रहा था, और अमोनिया को डाला जा रहा था। तो यहाँ पे जो H+ आयन डाला जा रहा है, इसके चलते क्या होगा, ये यूरिन जो है उसका pH जो है वो डिक्रीज करेगा, और इस तरीके से ये एसिडिक होगा, ठीक है, इस H+ आयन के चलते। pH कितना होना चाहिए, तो लगभग में 6 इसका होता है, 7 से कम 6 होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसके कलर के बारे में बात करेंगे तो इसका कलर हल्का सा स्लाइटली येलोइश होता है, ठीक है। और वो जो कलर होता है वो ड्यू टू यूरोक्रोम होता है, ध्यान रखना, ये यूरोक्रोम के चलते होता है। यूरोक्रोम को डिस्कस करने के लिए हम लोग थोड़ा फिर से एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तुमको तो याद है कि हमारा आरबीसी है वो कहाँ पे मरता है, आरबीसी का जो कब्रगाह है वो स्प्लीन है ना, ये जो स्प्लीन है उस स्प्लीन में वो डाई करता है आरबीसी ना, और आरबीसी यहाँ पे डाई करता है, तो उसमें होता क्या है, जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, उसका हीमोग्लोबिन, इसके हीमोग्लोबिन जो है वो स्प्लीन में क्या होता है कि 2 चीज में टूट जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे मर गया हमारा आरबीसी, स्प्लीन में जाकर के हीमोग्लोबिन भी टूट जाएगा, और वो हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा 2 पार्ट में, तो पहला जो पार्ट हमारा है वो बिलिरुबिन और दूसरा बिलिरुबिन, और दूसरा जो हमारा है वो बिलिवर्डिन कहलाता है ना। और तुमको तो पता ही है बिलिरुबिन बिलिवर्डिन यहाँ से स्प्लीन से होते हुए ब्लड में जाएगा ना, और ब्लड से होते हुए वो पहुंचेगा लीवर में, मैं लीवर बना देता हूँ यहाँ पे सिंबॉलिकली, ठीक है, वो लीवर में पहुंचेगा, ठीक है। और जब वो लीवर में पहुंचता है ना, तो वहाँ पे बिलिरुबिन बिलिवर्डिन जो हमारा है वो बाइल के जरिए जो है वो क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। इसी में से कुछ बिलिरुबिन बिलिवर्डिन जो हमारा है वो हमारा टूट के, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो लीवर है उस लीवर में टूट करके कुछ केमिकल बनाता है जिसको बोलते हैं यूरोक्रोम, ठीक है। और यही यूरोक्रोम जो हमारा है ना, जब हमारे फिल्ट्रेट में जाएगा, जब हमारा जो मोमेंट्स इसमें जाएगा, हाँ बोलो, यूरोक्रोम एक बार फिर से बताइए, बोलो क्या बोल रहे थे। बिलिरुबिन बिलिवर्डिन जो है वही टूट के यूरोक्रोम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और यही यूरोक्रोम जब हमारा जो है वो फिल्ट्रेट में चला जाता है, अल्टीमेटली ये हमारा वुमेन्स कैप्सूल और ये हमारा ग्रीन टेबल से गुजरते हुए यूरिन का निर्माण करेगा,
और उस यूरिन में वो कुछ मात्रा में यूरोक्रोम चला जाएगा और उसी यूरोक्रोम के चलते जो है इसका जो है कलर स्लाइटली येलोइश कलर का जो हमारा होता है वो हमारा होगा। ठीक है, तुम यूरिन के बारे में एक और यूरिन जो है ना सर वो आवाज महकता है, कैसा थोड़ा गंध देता रहता है ना। एक्चुअली में यूरिन जो है ना उसका जो ओडर है, जो स्मेल है, वो असल में ड्यू अमोनिया है। जो सुसु महकता है वो सुसु जो है ना एक्चुअली अमोनिया का गंध होता है, सुसु का कोई गंध नहीं है, सुसु में जो प्रेजेंट अमोनिया है उसके चलते। तुम बोलो सर अमोनिया कहाँ से आया, तो ध्यान देना यूरिया तो यहाँ पे प्रेजेंट है, यूरिया क्या है NH2CO NH2, यही से बाहर निकलता है तो ब्रेकडाउन हो जाता है अमोनिया में। ठीक है, और इसी ठीक है, मेनली यूरिन का काम क्या है, मेनली तो यूरिन का काम है यूरिया का निर्माण को निकालना, यूरिन को से मतलब यूरिया को निकालना ना। कितना यूरिया हमारा पर डे निकलता है हमारे बॉडी से बाहर, हम लोग अगर इसको वेट करें काउंट करें तो पता चलेगा 20 से 30 ग्राम यूरिया जो है, ठीक है, 20 to 30 ग्राम जो हमारा यूरिया है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा था जो हमें याद रखना है, ये कुछ डेटा था जो हमें याद रखना है। क्या क्या याद रखना है यूरिन के बारे में, यूरिन जो हमारा 1 से 1.5 लीटर बनता है। ठीक है, pH 6 होता है, यूरोक्रोम के चलते इसका कुछ कलर होता है, महकता है अमोनिया के चलते जो कि यूरिया के टूटने पे बनता है। ठीक है, और 20 से 30 ग्राम यूरिया जो है प्रतिदिन हमारे बॉडी से निकाला जाता है। ये चीज गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग यूरिन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और है अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में। ठीक है, रोल ऑफ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एलिमिनेशन। देखो वैसे तो हमने बहुत सारे ऑर्गन के बारे में डिस्कस कर रखा है, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। मेनली जो एनसीईआरटी में कुछ डेटा थे जो छूट गया था वो मैं बताने जा रहा हूँ। हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो है प्रोडक्ट है जिसको लंग्स निकालता है ना। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा जो स्वेट ग्लैंड है ना, पसीने की ग्रंथि, वो भी हमारे बॉडी से कुछ कचरे को निकालता है ना। जो हमारा ऑयल ग्लैंड है या जिसको हम सीबेशियस ग्लैंड बोलते हैं ना, वो भी कुछ मात्रा में फैट वगैरह के कंपोनेंट को बाहर निकालता है ना। तो ये सब हमारे जो है या हमारे स्किन जो है, ये स्किन का ही पार्ट, स्किन में दोनों ग्लैंड हमारे पास रहते हैं, नो डाउट। ये दोनों जो हमारा स्किन का पार्ट है, स्किन हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के जैसे काम करता है ना। वैसे ही कुछ मात्रा में सलाइवा जो है वो भी हमारा कुछ नाइट्रोजन बेस्ड फूड सीक्रेट करता है। ठीक है, तो कुछ डेटा दिया हुआ एनसीईआरटी में वो तुमको याद रखना है। क्या डेटा है, ध्यान रखना। डेटा ये है कि हमारा जो लंग्स जो है ना बहुत ही रिसेंटली हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। किस रेट से, तो रेट तुमको याद है। ठीक है, 200 ml पर मिनट जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। 1 मिनट में 200 ml, समझ रहे हो, मतलब 1 घंटा में कितना निकालेगा, तुम मल्टीप्लाई कर दो 200 को 60 से। ठीक है, कितना ml कितना हो जाएगा देख लो ना, 12,000 लगभग में 1.25 लीटर के करीब में। अब चलो ध्यान दो, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये स्वेट ग्लैंड जो है अगर इसमें हम लोग देखें तो जो स्वेट ग्लैंड है उसमें जो NaCl जो है इसका जो एक्सेप्टिव प्रोडक्ट जो यहाँ से निकलने वाला है, सॉल्ट निकलने वाला है। तो कभी गौर किया होगा जब पसीना हो जाते हो, कभी कभी दौड़ते या खेलते समय रहते हो तो कुछ पसीना मुंह में चला जाता है, नमकीन टाइप का लगता है, NaCl का। कुछ मात्रा में यूरिया भी यहाँ से पसीने के चलते जो है वो बॉडी से बाहर निकलता है। और लैक्टिक एसिड जो है वो भी कुछ मात्रा में हमारा निकल रहा होता है। और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ये 3 कंपोनेंट जो बताया गया है आपको याद रखना। ठीक है, स्वेट ग्लैंड जो है वो हमारा NaCl, यूरिया और जो लैक्टिक एसिड है उसको बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग सीबेशियस ग्लैंड के बारे में बात करेंगे तो ये क्या निकालने में मदद करते हैं, तो देखो ये फैट का जो टूटा हुआ सब्सटेंस जो है ना उसको निकालने में मदद करता है, फैटी सब्सटेंस। जैसे हमारे बॉडी में स्टेरॉल बना, ठीक है, हमारे बॉडी में हाइड्रो
कार्बन्स बने, ठीक है, हमारे बॉडी में वैक्सेस बने, ठीक है। इन सब चीजों को ये जो ऑयली सब्सटेंस है, ऑयली सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में बन रहे हैं, निकालने की जरूरत है। इन सबको निकालने में हमारा जो है सेबेसियस ग्लैंड हमारी मदद करता है, जो कि स्किन में प्रेजेंट है। और सलाइवा जो है ना, कुछ मात्रा में जो नाइट्रोजनस बेस्ड जो हमारा ना जो यूरिया है, उस सलाइवा के जरिए, लार के जरिए भी हमारे बॉडी से निकलता है। तो ये पॉइंट याद रखना कि स्मॉल अमाउंट ऑफ saliva, urea is excreted through saliva, ठीक है। तो अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन में हमारे एनसीईआरटी में ये 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिया हुआ है, हम लोग को याद रखना है। लंग्स के बारे में, स्वेट ग्लैंड के बारे में, सीवेशियस ग्लैंड के बारे में, और चौथा जो हमारा है वो सैलिवरी ग्लैंड के बारे में, सलाइवा, ठीक है। तो ये अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। हम लोग एक स्पेशल मैकेनिज्म डिसऑर्डर में सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बहुत ही एबनॉर्मल फिनोमेना को, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मैंने पिछले क्लास में बताया था नेफ्राइटिस का मतलब क्या होता है, या नेफ्राइटिस छोड़ो, आइटिस का मतलब क्या होता है। जैसे ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोल का फूल जाना किसी कारण से, ब्रोंकियाइटिस। वैसे ही यहाँ पे आइटिस कहीं पे भी लगा हुआ होगा ना, आइटिस समझ लेना, उसका मतलब है इन्फ्लामेशन, ठीक है। इन्फ्लामेशन जो है उसका मीनिंग होता है, जिसमें होता है वो वहां पे दिया हुआ है हमारा, किसमें दिया हुआ है, तो ध्यान दो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन की बात है, ठीक है। ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन की बात, ठीक है। कैसे समझेंगे हम लोग, ध्यान देना। लेट्स सपोज दिस वन इज अ वुमेन्स कैप्सूल, ये हमारा वुमेन्स कैप्सूल है, ठीक है। हुआ यूं है कि यहाँ पे जो हमारा ब्लड वेसल्स जो एफरेंट प्रोट्यूल आ रहा है, ठीक है, और हमको बताइए ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस। असल में ग्लोमेरुलस में कुछ इन्फेक्शन हो गया या कुछ गड़बड़ हुआ है, जिस कारण से ये फूल गया है, सूज गया है, ठीक है। और इस कारण से जब ये सूज गया जाता है, जब इसमें हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है, तब इसको हम लोग नाम देते हैं कि भैया ये हमारा ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया। बड़ा ही खतरनाक कंडीशन है, क्योंकि ये सूज गया है तो इसके एक्सोक्रोमस एपिथेलियम टिश्यू के बीच में स्पेस बन जाएगा, और वहां से बहुत सारे जो हमारे फिल्ट्रेट तो बन ही रहे हैं, फिल्ट्रेट के साथ साथ कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो भी फिल्ट्रेट में जाना स्टार्ट कर देगा, अब बड़े बड़े मॉलिक्यूल भी जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे ये फिल्ट्रेट जो है गड़बड़ा गया है, फिल्ट्रेट जो है उसमें बहुत सारे केमिकल जाने लगे हैं इसके फूलने के कारण, ठीक है। तो कौन कौन सा केमिकल जा रहा है यूरिन में, वो हमको देखना। जैसे अगर प्रोटीन जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं प्रोटीओन्यूरिया। वर्ड पे ध्यान देना, न्यूरिया, यूरिया कहीं पे भी अगर मिले न्यूरिया तो मत समझ लेना यूरिन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रोटीन, जो तुमको पता है कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल बड़े बड़े वो कभी भी हमारा फिल्ट्रेट में नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, प्रोटीन जो है वो क्योंकि वहां पे सूजन हो गई है, वहां से वो आराम से प्रोटीन निकल जा रहा है, उसको हम लोग नाम देंगे प्रोटीओन्यूरिया, यूरिया, यूरिन, इन यूरिन, ठीक है। तो देख रहे हो इसके चलते क्या हो रहा है, हमारा जो यूरिन है दैट वन इज गोइंग टू इनसाइड इट, ओके। वैसे ही मान लो अगर ऐसा हुआ कि अब हमारा जो है ध्यान दो, प्रोटीनूरिया मतलब प्रोटीन जो हमारा है वो जा रहा है, ठीक है। अगर वैसे ही अगर ब्लड में, सॉरी, अगर फिल्ट्रेट में ब्लड जाना स्टार्ट कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ब्लड को हम लोग बोलते हैं हीमोटोन्यूरिया, ठीक है। अगर ब्लड में यूरिन जाना, ब्लड अगर हमारा जो है वो यूरिन में जाना स्टार्ट कर दे, ध्यान देना, हीमेटो, ब्लड इज गोइंग इन यूरिन। अगर यूरिन में ब्लड जाना स्टार्ट कर दे तो हम लोग बोलते हैं हीमेटोन्यूरिया। जनरली हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कारण होता है, क्योंकि ग्लोमेरुलस का जो हमारा है सूजन हो गया है, वहां का उसमें दरारें आनी स्टार्ट हो गई है, इसलिए चलते ये जो प्रॉब्लम है वो होना स्टार्ट, ठीक है। यूरिन से देख रहे हो, यूरिन में ब्लड आ गया है, बड़ा खतरनाक कंडीशन, बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, बहुत ज्यादा संभावना है किडनी फेल कर, ठीक है। तो हम लोग को ये समझ में आ गया
वैसे ही अगर हम लोग बात करें तो और भी कुछ कंडीशन है, ठीक है। जैसे मैं कुछ वर्ड लिखता हूँ, कीटोन्यूरिया, ठीक है। ये अलग वर्ड है, लेकिन मैं यहाँ पे चूंकि मिलता जुलता वर्ड है इसलिए भी बताता हूँ, कीटोन्यूरिया, ठीक है। कीटोन्यूरिया का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। कीटोन बॉडी तो तुम लोग जानते ही हो ना। अगर क्या हुआ कि कीटोन जो है वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम लोग नाम देते हैं कीटोन्यूरिया, ठीक है। अब ये कीटोन्यूरिया होता कब है, ये थोड़ा समझना, ठीक है। अगर आप जाते हैं भूख हड़ताल पे, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग पे जाते हैं, तो होगा क्या, खाना नहीं खा रहे हैं। जब खाना नहीं खा रहे हैं तो आपके बॉडी में जो फूड, आपके बॉडी में जो खाना जो आपके अंदर में स्टोर्ड है, वो क्या है, सबसे पहले ग्लाइकोजन है ना। तो सबसे पहले आपके बॉडी में जो ग्लाइकोजन है इसको यूज कर लिया जाएगा ना। उसके बाद क्या होगा, आपके बॉडी में जो चर्बी है, फैट है, उसको यूज किया जाना स्टार्ट किया ना। तो जब आपके फैट को यूज किया जाना स्टार्ट करता है ना, कि तो जब फैट टूटता है तो उसके टूटते समय ही कीटोन का फॉर्मेशन होता है। और ये कीटोन जो हमारे ब्लड में घूम रहा होता है, और मैं बताऊं तो ये कीटोन जो है बड़ी टॉक्सिक होता है, बहुत टॉक्सिक होता है। कभी कभी तो किडनी को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, ठीक है। ज्यादा मात्रा में फैट का इस्तेमाल करना हमारे लिए खतरनाक होता है, ठीक ना। तो इस तरीके से ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इसके बारे में आप लोगों को समझ में आया क्या, आसिफ समझ में आया? ओके, वेरी गुड। चलो अब हम लोग दूसरा बीमारी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड डिजीज के बारे में बात करते हैं। सेकंड डिजीज बहुत आसान है जो मैं आपको बताने जा रहा है। सेकंड डिजीज इज रीनल कैनालक्यूली, ठीक है। रीनल कैनालक्यूली, ठीक है, या कैलक्यूली भी हम लोग बोलते हैं, सॉरी, कैलक्यूली, रीनल कैलक्यूली, रीनल कैलक्यूली, ठीक है। ये रीनल कैलक्यूली क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो, तुमको तो पता ही है कि हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं, ये दिस वन वुमेन्स कैप्सूल, ये हमारा जो आगे का ट्यूब है, इस ट्यूब में कभी कभी क्या होता है, सॉल्ट जो है वहाँ, मतलब नो डाउट जो अनवांटेड मटेरियल है, बहुत सारे ऑक्सलेट सॉल्ट है, वो भी वहाँ से निकलता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो किडनी होता है ना, उस किडनी में जो स्पेस है, उस किडनी में जो स्पेस है, ध्यान देना, ये जो पेल्विस है, बहुत ज्यादा संभावना है कि उस पेल्विस, ये जो पेल्विस है, उस पेल्विस में ये जो हमारा ऑक्सलेट, जो हमारा जो फिल्ट्रेट बन के आ रहा है, वो यहाँ पे आकर के जमा हो जाए, ठीक है। और जब यही यहाँ पे ऑक्सलेट जब जमा हो जाता है, ऑक्सलेट आयन या सॉल्ट, ऑक्सलेट सॉल्ट जब जमा हो जाता है, तो ये क्या होता है, स्टोन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और स्टोन के फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रीनल कैलक्यूली, ठीक है। तो सीधे बोल सकते हैं कि हमारे किडनी में पथरी का हो जाना, ठीक है, किडनी में पथरी का हो जाना, ठीक है, उसी को हम लोग रीनल कैलक्यूली के नाम से डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि स्टोन किधर, विद इन किडनी, किडनी में कहीं पे भी अगर स्टोन हो गया, जनरली पेल्विस में वो होता है, ठीक है। अगर हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सलेट, सॉरी, उसको हम लोग बोलते हैं रीनल कैलक्यूली। और किस कारण से होता है, हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सलेट सॉल्ट जो है उसके डिपोजिशन के चलते होता है, ठीक है। ये तो आसान चीज था, समझ में। फेल्यूर, रीनल फेल्यूर बोल दो या उसको किडनी फेल्यूर बोल दे, बात बराबर है, ठीक है। देखो रीनल फेल्यूर में होता क्या है कि किडनी इज नॉट efficient to filtrate किसको, यूरिया, ठीक है। किडनी जो हमारा है ना, वो यूरिया जो है उसको मतलब फिल्ट्रेट करने में अब जो है हमारा वो, मतलब बोल सकते हैं कि अब वो मतलब सक्सेसफुल नहीं है। किसी कारण से अगर यूरिया अगर सक्सेसफुल ना, किडनी अगर सक्सेसफुल नहीं है यूरिया को फिल्ट्रेट के कन्वर्ट करके बाहर निकालने में, तो हम लोग रीनल फेल्योर के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक। ध्यान देना, ये क्यों होता है वो पहले बता देते हैं। जनरली इसके पीछे रीजन है ड्यू टू मैलफंक्शन, मतलब खराबी, अच्छे से काम नहीं करना, मैलफंक्शन इन यूरिया फिल्ट्रेशन। बात वही हुआ, यूरिया को फिल्ट्रेट करने में हमारा जो है वो
ये प्रॉब्लम चूंकि यूरिया को फिल्टर नहीं कर पा रहा है, इसके चलते ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, कभी कभी चोट वोट लगने से भी हो जाता है। मान लीजिए कि कोई आदमी एक्सीडेंट कर गया और उससे किडनी पे चोट लग गई, बहुत सारे रीजन हो सकता है, लेकिन किसी के कारण से अगर यूरिया आपके ब्लड में रह गया तो ये प्रॉब्लम होता है। अब मैं यहाँ पे यूरिया अगर ब्लड में रह जाए तो उसके लिए एक टर्म लिखता हूँ। ठीक है, अगर यूरिया ब्लड में रह जाए तो उस कंडीशन को लोग स्पेशल नाम देते हैं, यूरेमिया। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे यूरेमिया क्या है तो कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ यूरिया इन ब्लड। ब्लड में जो एक्सेस ऑफ यूरिया हमारा पाया जाता है ना, दैट वन इज नोन एज यूरेमिया। और जनरली यूरेमिया जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यूरेमिया जो है उसी को हम लोग नाम देते हैं कि इसी के कारण से हमारा किडनी फेलियर जो है हमारा वो हुआ। ठीक है, चलो अब रीनल फेलियर हमारा हो गया, किडनी जो है रामलाल का खराब हो गया, श्याम का खराब हो गया, किसी का नहीं। अगर किडनी खराब हो गया तो इससे क्या क्या उपाय है इससे बचने के? दो उपाय। पहला जो उसका उपाय है वो बड़ा ही टफ है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है ना। किडनी जो है उसको ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है, फर्स्ट उपाय उसका ये। और दूसरा उपाय है हीमोडायलिसिस, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अगर किसी बंदे का किडनी अगर खराब हो चुका है तो क्या कर सकते हैं उसको हम लोग, किसी दूसरे का किडनी उसमें लगा देंगे ना, इसी को हम लोग बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन ध्यान देना, जो किडनी हम लोग सेलेक्ट करेंगे ना उससे क्लोज रिलेटिव से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, किडनी ऑफ डोनर। ठीक है, वो जो डोनर है ना हम लोग बोल सकते हैं शुड बी क्लोज रिलेटिव। ठीक है, बहुत ही क्लोज रिलेटिव उसका डोनर होना चाहिए। भाई साहब क्लोज रिलेटिव होने का मतलब क्या है? एक्चुअली में अगर क्लोज रिलेटिव होगा ना, ध्यान देना, अगर क्लोज रिलेटिव होगा, ठीक है, तो क्लोज रिलेटिव में क्या होगा तुमको पता ही है, अगर एक मम्मी पापा के 4 बच्चे हैं तो ये चारों बच्चे जेनेटिकली बहुत क्लोज होते हैं ना। हम लोग बोल सकते हैं कि ये जेनेटिकली बहुत ही क्लोज होंगे ना, तो जेनेटिकली बहुत क्लोज होंगे, इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं चांस ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है, बहुत कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना, बहुत कम हो जाएगा। तुमको तो पता ही है हमारे बॉडी में अगर बाहर से कोई चीज हम लगा देते हैं तो हमारा अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको पहचान लेता है कि ये बाहर से लगाया है, मारो इसको मार डाल। और मान लीजिए हम किसी दूसरे से किडनी उधार लेते हैं और पता चला गया हमारे ब्लड को, हमारे इम्यून सिस्टम को, तो हमारे इम्यून सिस्टम को उसको खत्म कर देगा, किडनी को खराब कर देगा, तोड़ देगा उसको ना। तो उसी घटना को हम लोग बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। अगर आपके बॉडी में कुछ डाला जाता है, आपके ब्लड में अगर मान लीजिए बॉडी में कुछ डाला जाता है, आपका बॉडी अगर पहचान लिया, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, उसको क्लियर कर देगा, दैट वन इज नोन एज ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, अब ध्यान देना ग्राफ्ट रिजेक्शन से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, किडनी हम लगा रहे हैं, पहचान गया, मार देगा उसको। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्लोजेस्ट इंडिविजुअल का किडनी लेंगे ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको कुछ हद तक जो है न मारे ना। अगर फिर भी चूंकि हमारा इम्यून सिस्टम कुछ भी है तो हमारे बॉडी का तो वो नहीं है, किसी और से लिया गया है, तो थोड़ा ना होगा। तो इसी कारण से टू सप्रेस ग्राफ्ट रिजेक्शन हम लोग कुछ टैबलेट खाते हैं जो कि इम्यूनोसप्रेसिव होता है, इम्यून सिस्टम को, हमारे इम्यून सिस्टम को दबा देता है। ठीक है, और वो जो टैबलेट है जो हमारे इम्यून सिस्टम को दबा देता है, याद करो, तुम पढ़े हो, याद किए हो, फेमस एग्जांपल है साइक्लोस्पोरिन ए। इसी टाइम में साइक्लोस्पोरिन ए को खाया जाएगा। साइक्लोस्पोरिन ए का काम क्या है, वो आपके अंदर के इम्यून सिस्टम है उसको दबा देता है। ठीक है, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को दबा दिया, इस से बाहर का वाला लीवर किडनी जो है आपके अंदर में जो बॉडी में है वो प्रेजेंट होगा, सेट हो जाएगा धीरे धीरे। जब बहुत दिनों तक वो सेट हो जाएगा तो फिर आपका इम्यून सिस्टम बोलेगा चलो छोड़ो, बहुत दिन से इसको देख रहे हैं, नहीं मारे ना। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन जो हमारा है उसको रोकने के लिए हम लोग साइक्लोस्पोरिन ए जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग खाते हैं। आज बात बता दें, ये साइक्लोस्पोरिन ए जो है ना उस आदमी को जीवन भर खाना पड़ता है लगभग।
क्योंकि हमेशा के लिए उसको इम्यून सिस्टम को मतलब दबा के रखना पड़ता है हमेशा के लिए। और इम्यून सिस्टम दबा तो समझ ही रहा हो, बीमारी के प्रति उसका रेजिस्टेंस जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा, और ये बीमारी के प्रति अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो वो ज्यादा जी नहीं पाएगा, बहुत जल्दी जल्दी उसको इन्फेक्शन होता है ना। तो जिसमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ होता है उस बंदे में प्रॉब्लम ये होती है कि इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, एक और चीज तुमको बताना भूल गया, यहाँ पे क्लोज रिलेटिव का मतलब समझ रहे हो ना? क्लोज रिलेटिव का मतलब क्या हुआ? एक मम्मी पापा के जो 4 बच्चे हैं वो चारों रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, ये ठीक है। ये जो दोनों है ना, ये चारों जो है ये चारों क्लोज रिलेटिव। ऐसा मत बोलना कि रामलाल की पत्नी है ना, उसी जो वाइफ है वो वाइफ उसकी क्लोज रिलेटिव है। वाइफ तुम्हारी क्लोज रिलेटिव नहीं है, वो तुम्हारे कहने के अकॉर्डिंग क्लोज रिलेटिव, सबसे क्लोज रिलेटिव पत्नी को माना जाता है। पत्नी हमारी क्लोज रिलेटिव नहीं है। एक्चुअली में भाई बहन है वो ज्यादा क्लोज रिलेटिव है, एक मम्मी पापा से है ना। पत्नी तो किसी और की बेटी है, किसी और के यहाँ से आई है, तो उसका जेनेटिकल कंपोजिशन होगा हमसे बहुत डिफरेंट होगा ना। तो तुमसे पूछ दिया जाएगा कि भाई साहब ऐसा है कि एक आदमी है, उसको किडनी देने की बात हो रही है, उसकी वाइफ वहां पे खड़ी है किडनी देने के लिए, ठीक है। उसका जो सन है, उसका बेटा है, वो खड़ा है देने के लिए। उसका जो उस आदमी का जो सिस्टर है, वो सिस्टर है खड़ा है देने के लिए, ठीक है। उस आदमी का जो चाचा है, अंकल है, ठीक है, वो है खड़ा देने के लिए। बताइए इस चारों में से कौन जो है उसका किडनी, और हमको ये भी बताइए किडनी ट्रांसप्लांटेशन में सबसे क्लोज आदमी का किडनी लिया जाता है, बताइए किसका लिया जाता है? तो ऐसा मत तो सोच लेना यार एक क्लोजेस्ट की बात कर रहा है, चलो वाइफ पे टिक लगाते हैं। बहन का सर। हाँ, बहन का लेगा, वेरी गुड, बहन का लेगा, क्योंकि उसका जो जेनेटिकल कंपोजिशन है वो बहुत ही ज्यादा हद तक जो है मिलता जुलता है। तो यहाँ से ऐसा किडनी जो है, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो हम लोग रीनल फेल्योर अगर किसी आदमी का हो गया है, किडनी अगर खराब हो गया है, एफिशिएंटली अगर यूरिया को नहीं निकाल पा रहा है, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? अब हम लोग दूसरे तरीके पे चलते। एक मिनट, मुझे थोड़ा स्लाइड पर ध्यान देना। The next one method is hemodialysis. पहले हम लोग टेक्निकल वर्ड को क्लियर करते हैं, ठीक है। हीमोडायलिसिस, ध्यान देना। हीमो का तो मतलब जानते हैं, वो ब्लड से जनरली उसका मतलब होता है, ब्लड से इसका मतलब होता है। डायलिसिस का मतलब होता है टू फिल्ट्रेट, टू छान लेना, ठीक है, टू फिल्टर, ठीक है। इसमें होता क्या है कि एक आदमी जिसका किडनी खराब हो गया, या मान लो किसी कारण से चोट लग गया, उसका किडनी कुछ दिन के लिए काम करना बंद कर दिया है, कुछ दिन के बाद उस आदमी का किडनी जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिया। एक पर्सन है, टेम्पररी उसका जो किडनी है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उस आदमी को जो है हीमोडायलिसिस पे डाला जाता है, ठीक है। होता क्या है कि इसका किडनी कुछ दिन के लिए काम नहीं कर रहा है, धीरे धीरे रिपेयर कर लेगा, लेकिन तब तक के लिए किसी दूसरे का किडनी लगाना बड़ा खतरनाक हो जाएगा। ऐसा है कि सब ब्लड निकाल कर उसको अच्छे से फिल्ट्रेट कर देंगे, छान देंगे और फिर इसको वापस डाल देंगे। ये काम किया जा सकता है, ठीक है। इसी इवेंट को हम लोग बोलते हैं हीमोडायलिसिस। और तुमको बता दें हीमोडायलिसिस जो है ना, जनरली एटलीस्ट 2 से 3 बार एक वीक में हमें करना पड़ता है। और ये आसान प्रक्रिया नहीं है, आप जाएंगे तो लगभग 4-5 घंटा आपको टाइम ले लेता है, ठीक है। बोल सकते हैं टेक्स 3 to 4 आवर पर डायलिसिस, ठीक है। किया क्या जाता है, चलो थोड़ा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। होता यूं है कि हम लोग एक ट्यूब लेते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं सेलोफैन ट्यूब, बड़ा ही काम का ये ट्यूब है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलोफैन ट्यूब, हम लोग इसी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इस सेलोफैन ट्यूब की खासियत क्या है, ये परमिएबल ट्यूब, ठीक है, फुल्ली परमिएबल ट्यूब है, ठीक है। सब्सटेंस जो है इससे एक क्रॉस जो है आ सकता है, जा सकता है, ये रुकता नहीं, परमिएबल ट्यूब, ठीक है। हम लोग ऐसा ट्यूब लेते हैं और ये इस आदमी जो है, ये आदमी जो है जिसको ट्रांसप्लांट, जिसको फिल्ट्रेट जिसका बनाना है, उसके वेसल में उस ट्यूब को लगा देते हैं। चलो भाई मैं लगा देता हूँ, ट्यूब को हमने लगा दिया, ठीक है। और ट्यूब पर लगाने के बाद हम लोग ये जो हमारा सेलोफान ट्यूब है उसको क्या करते हैं, एक स्पेशल मशीन में ले जाकर के कुछ इस तरीके से गुजारते हैं वहां से। बनाता हूँ, ये सेलोफैन ट्यूब मैं बना रहा हूँ, सेलोफैन ट्यूब,
खासियत क्या है इसकी, ये परमीएबल। कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ से गुजार रहे हैं, और गुजारने के बाद हमने क्या किया, वापस इसको उस आदमी के ब्लड में ला करके डाल दिया। देख रहे हो ना, एक मिनट, हाँ, वापस जब हम लोग इस मशीन से गुजार करके लाते हैं तो वापस इसको हम लोग उसके ब्लड में डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये इसलिए बनाया ताकि आपसे कुछ क्वेश्चन कर सके। तो मुझे बताओ, हमको ब्लड निकालना है, तो ब्लड हम इसके कौन से पोर्शन से निकालेंगे, किस वेसल से हम लोग जोड़ेंगे, आर्टरी से या वेन से? अगर हमें ब्लड निकालना है और वो भी हमको आर्टरी से निकालेंगे। आर्टरी से, क्यों, कारण, रीजन? चलो मैं बताता हूँ। देखो, आसिफ एकदम सही बोला है, हम लोग जो ब्लड निकाल रहे हैं, ब्लड को निकाल रहे हैं, निकालने के लिए जो हम लोग चूज करेंगे वो हमारा आर्टरी होगा। हमेशा हम लोग आर्टरी से ब्लड को निकालते हैं। क्यों? तो रीजन है कि आर्टरी जो है उसमें ब्लड पंप होकर के आया है, ब्लड जस्ट पंप करके आर्टरी में भेजा है, आर्टरी में क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, और चूंकि हाई ब्लड प्रेशर है, इस कारण से हमारा जो ब्लड है आसानी से, तेजी से यहाँ से निकलेगा, काम आसान हो जाएगा। अगर यही जिन लोग वेन से ले लेते तो वेन में तो प्रेशर उतना था नहीं ना, वेन में ब्लड कहाँ से आ रहा है, ऑर्गन से आ रहा है, ऑर्गन थोड़ी पंप कर रहा है, धीरे धीरे आएगा। अगर धीरे धीरे आएगा तो हमारा काम जो है, हमारा जो प्रोसेस है, धीमा हो जाएगा। ये प्रॉब्लमेटिक। तो हमेशा याद रखना, हम लोग ब्लड जो निकालते हैं, हमेशा हम लोग यहाँ पे हीमोडायलिसिस में क्योंकि तेजी से निकालना है, इस कारण से हम लोग इसको आर्टरी से निकालते हैं, हमेशा हम लोग आर्टरी से इसको निकालते हैं। ठीक है, और जब डालने की बात होती है तो उसको हम लोग वेन में डालते हैं। अब जिस वेसल में हम लोग डाल रहे हैं ना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से। अब जिस वेसल में हम लोग डाल रहे हैं, ये जो वेसल है, इसको ये वेन में हम लोग डालते हैं। वेन में क्यों डालते हैं, दो कारण। पहला, यहाँ पे लो बीपी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लो बीपी है, इस कारण से यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मात्रा में ब्लड देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाई बीपी हो जाएगा, बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अगर आर्टरी में ही डाल देते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी हाई बीपी था और ब्लड वहाँ पे भर जाता और ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो सकता था कि आर्टरी फट जाए ना। तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग हमेशा जब ब्लड को डालने की बात की तो हमेशा वेन में डालेंगे, क्योंकि वहाँ पे लो बीपी है। और उसके साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम भी वहाँ पे कम है। ठीक है, वॉल्यूम भी वहाँ पे कम है, आसानी से वो उसको बर्दाश्त करना। ठीक है, तो चलिए भाई, इस बेचारे को जो है 2 से 3 दिन हर एक महीने में जाना पड़ता है। एक सेलोफेन ट्यूब को जोड़ा जाता है उसके आर्टरी से। ठीक है, और उसके बाद उसको सेलोफेन ट्यूब को एक स्पेशल मशीन में घुमा दिया जाता है, एक स्पेशल मशीन में डाला जाता है। ध्यान देना, ये मशीन में बना, एक स्पेशल मशीन में कुछ इस तरह के सेलोफेन ट्यूब को घुमा दिया जाता है। ध्यान देना, जब ब्लड को निकाला जा रहा होता है ना आर्टरी से सेलोफेन ट्यूब में, उसको, उस ब्लड को क्या किया जाता है पता है तुमको? सबसे पहले तो उसमें एंटी कोगुलेंट डाल दिया जाता है ताकि ब्लड न जमे। ठीक है, बाहर निकाले हो सकता है ब्लड जम जाए, एंटी कोगुलेंट हम लोग डालेंगे। क्या डालेंगे हम लोग? तो जनरली हिपेरिन हम लोग डालते हैं। ठीक है, हिपेरिन के बारे में आपको बहुत पता है, हिपेरिन जो है वो ब्लड को जमने नहीं देता है, एंटी कोगुलेंट के जैसे ये काम करता है ना। और दूसरा काम, इसको, इस ब्लड को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं ताकि ये प्रोटेक्ट फॉर्म में रहे। तापमान बहुत कम कर देते हैं भाई साहब हम लोग। तापमान क्यों कम करते हैं? ताकि ये जो हमारा है एकदम प्योर फॉर्म में हो, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो। और एंटीकोगुलेंट क्यों डालते हैं? क्योंकि इतने कम तापमान पे वो एकदम जम न जाए। ठीक है, हमने ब्लड को यहाँ से गुजारा। ठीक है, हमको पता है ये सेलोफाइन ट्यूब जो है वो क्या है, परमिएबल है। परमिएबल का मतलब क्या कि सामान जो है आसानी से, सॉल्ट है या यूरिया है, आसानी से बाहर निकल सकता है। ये जो डब्बा हम लोग लिए हैं इसको हम लोग हेमोडायलाइजर के नाम से डालेंगे, जिसमें सेलोफाइन ट्यूब है, कन्वोल्यूटेड है, टेढ़ा मेढ़ा है। इस डब्बा में हम लोग क्या करते हैं, बाहर से हम लोग लिक्विड डालते हैं। ठीक है, और ये जो लिक्विड बाहर से हम लोग डाल रहे हैं ये हमने बनाया है लैब में। और इसकी खासियत क्या है कि इसका जो कंपोजिशन जो है ना, ठीक है, सेम है एज हेल्दी प्लाज्मा। ध्यान देना वर्ड पे, हेल्दी प्लाज्मा। हेल्दी प्लाज्मा के जैसा एकदम सेम है।
हेल्दी प्लाज्मा का मतलब क्या है, जितना वहां पे एल्बुमिन है, जितना वहां पे हमारा ग्लोबुलिन है, जितना वहां पे हमारा सॉल्ट का मात्रा है, सब चीज उतना ही इस लिक्विड का है। मतलब समझो कि प्लाज्मा ही है जिसको हमने लैब में बनाया है। केवल एक चीज छोड़ करके, हमको यूरिया ही तो निकालना था, तो यहाँ पे यूरिया नहीं डालेंगे। ठीक है भाई साहब, हमने इस फिल्ट्रेट को डाल दिया, सेलोफेन ट्यूब के चारों तरफ ये जो है फैल गया है। ठीक है, और हमको पता है कि इसमें क्या है, सब चीज है प्लाज्मा के जैसा ही है। ठीक है, अगर प्लाज्मा के जैसा ही सब चीज है तो हो सकता, एकदम कंफर्म है कि यहाँ पे जो हमारा एक्सचेंज जो है वो नहीं होगा, बाकी चीजों का नहीं होगा। जितना एल्बो हमारे सॉल्ट जो है, सोडियम जो है बाहर में है, उतना ही सोडियम हमारे ब्लड में भी है। क्यों हमारा ब्लड का सॉल्ट बाहर निकले? जितना हमारा बाहर में एल्बुमिन के जैसा प्रोटीन है, उतना ही हमारे अंदर में है। क्यों वो बाहर निकले? समझ रहे हो ना? लेकिन चूंकि बाहर वाले फ्लूइड में हम लोग को पता है, बाहर वाले फ्लूइड में क्या है, यूरिया की मात्रा 9 के बराबर है। चूंकि यूरिया बाहर में नहीं है, ठीक है, इस वजह से बोल सकते हैं कि हमारे सेलोफेन ट्यूब से यूरिया जो है वो बाहर की तरफ निकले। यही तो हमको करना था, सेलोफेन ट्यूब से यूरिया को हमको बाहर निकालना। और इस तरीके से जब यूरिया हमारा चला आएगा इस लिक्विड में, ये हमारा जो लिक्विड हमने जो डाला था हीमोडायलाइजर में, उसमें चला आएगा, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, इस लिक्विड को बाहर निकालेंगे। ठीक है, आउटसाइड कर देंगे, उसको आउटपुट कर देंगे, और इस तरीके से फिर से एक फ्रेश लिक्विड जो है उसके अंदर में डालेंगे, यूरिया फिर से डिफ्यूज कर जाएगा, फिर से ये इसको आउटसाइड कर देंगे। और इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, इधर से लिक्विड डालते जा रहे हैं और एक तरफ से लिक्विड निकालते जा रहे हैं। इधर यूरिया नहीं था, इस लिक्विड में देख रहे थे तो यूरिया नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस फ्लूइड में हमारा छना हुआ यूरिया जो है वो यूरिया भी आ जाए। ठीक ना? चलो भाई साहब, यूरिया हमारा बाहर की तरफ निकल गया, ब्लड हमारा जो है इस तरीके से सेलोफेन ट्यूब से बाहर निकला। इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को अब हमको अपने ब्लड में डाल देना है ना। तो ब्लड में डालने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, दो काम। ये हिपेरिन है ना, चलो हिपेरिन तो हमने डाल दिया है, वो तो हमको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो तापमान है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस है ना 0 डिग्री सेल्सियस वाला अगर ब्लड तुम्हारे बॉडी में डाल दिया जाए तो तुम तो वैसे ही सिकुड़ के मर जाओगे, ठंड के मारे ब्लड जम जाएगा तुम्हारे बॉडी में, पूरा बॉडी ही जम जाएगा। बचना है उससे, तो उसको क्या करेंगे, फिर से कुछ मशीन होते हैं उसके जरिए फिर से हम लोग हीटिंग करते हैं। ठीक है, हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर जो होता है, उस बॉडी टेम्परेचर में ले आते हैं हम लोग। ठीक है, अप टू बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर जब हमारी आ जाती है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हम अपने ब्लड को हम अपने वेन में डाल देंगे ना। और इस तरीके से ये बच्चा जो है, इस बच्चे को क्या हुआ, किडनी तो इसका कुछ दिन के लिए काम नहीं कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं, इस मशीन के जरिए यूरिया को निकाल दिया जाएगा, वो आदमी एकदम खुश है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग हीमोडायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, हीमोडायलिसिस में ये मशीन, हीमोडायलाइजर ट्यूब जो यूज किया जाता है, सेलोफेन ट्यूब, जो कि हमारा परमिएबल होता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, लिक्विड को डाला जाता है जो कि कंपोजिशन वाइज प्लाज्मा ही है, एक्सेप्ट प्रेजेंस ऑफ यूरिया। क्योंकि यूरिया नहीं है, इस कारण से यूरिया रिफ्यूज करेगा हमारे सेलोफेन ट्यूब के ब्लड से इस लिक्विड में, और इस लिक्विड में जब यूरिया चलाएगा तो उसको हम लोग बाहर ड्रेन कर देंगे, और इस तरह से लगातार फ्रेश कंपोजिशन वाला हम लोग लिक्विड डालते रहते हैं और यूरिया के साथ उसको निकालते हैं। ठीक है, ब्लड कहाँ से निकालेंगे, हमेशा आर्टरी से, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर है, वहां से आसानी से निकलता है। डालेंगे कहाँ पे, वेन में डालेंगे। क्यों? क्योंकि वेन में वहां पे प्रेशर कम है, उसमें ड्रेन करने में आसानी होगी। ठीक है,